हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं श्वेत रुद्राणु। इससे पहले मेरी दो वीडियो में आपने ब्लड के बारे में, पहली वीडियो में आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, दूसरी वीडियो में आपने आरबीसी के बारे में पढ़ा और आज तीसरी वीडियो में आप डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे, यानी कि श्वेत रुद्राणु, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स, आइए सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स का एक डायग्राम देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार की होती है, कनिका में श्वेत रुद्राणु जिसका दूसरा नाम होता है ग्रेनुलोसाइटस, और दूसरी होती है अकनिका में श्वेत रुद्राणु। अगर कनिका में श्वेत रुद्राणु की बात करें, ये तीन प्रकार की होती है, इयोसिनोफिल्स, बेसोइलोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं अकनिका में श्वेत रुद्राणु, ये दो तरीके की होती है, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। श्वेत रुद्राणु आरबीसी की तुलना में बहुत कम मात्रा में होती है। आइए सबसे पहले इनका डायग्राम देख लेते हैं, कनिका में कौन सी होती है और अकनिका में कौन सी होती है। अब ये देखिए आप, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये जो तीनों हैं कनिका में, देखो मोनोसिस्ट, इयोसिनोफिल्स, बेसिलोफिल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, और इसी के साथ साथ लिम्फोसाइटस और न्यूट्रोफिल्स। अब क्या होता है, जो ब्लड की व्हाइट सेल होती है उसमें रंजक पदार्थ के आधार पर जो कनिका में होती है, इनके अंदर जो कण होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण, अगर अम्लीय अवध्या में ये क्या कहते हैं, अभिरंजक पदार्थ कर देते हैं, यानी कि जो अम्लीय होता है इयोसिन, अगर ये कनिकाएं उसको ग्रहण कर रही है तो उस कनिका को हम कहते हैं इयोसिनोफिल्स, यानी कि अम्लीय माध्यम में अभिरंजन कोई कहता है तो जब उसको क्या कहेंगे, इयोसिनोफिल्स। ये होती है, ये जो इनके अंदर कण देख रहे हैं ना आप, ये कण, ये इयोसिनोफिल्स, इसी के लिए इयोसिनोफिल्स, इयोसिन एक अम्ल होता है, उसमें ये अभिरंजन होती है, इसलिए इसका नाम है इयोसिनोफिल्स। और अगर माध्यम अक्षारीय होता है, यानी कि अक्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, इस तरीके से बेस में ये होती है बेसोफिल्स। देखिए ये जो इसके अंदर कण है ये वाले, ये इसलिए इसे कहते हैं बेसिलोफिल्स। और तीसरी जो उदासीन माध्यम में अभिरंजन होती है उसे कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स होती है। केंद्र के आधार पर और अभिरंजन के आधार पर इसको तीन भागों में बांटते हैं। देखिए इसके अंदर भी कण उपस्थित दिखाई दे रहे, इसके अंदर भी ये कण दिखाई दे रहे, और इसके अंदर भी कण दिखाई दे रहे, इसलिए ये तीनों की तीनों है कनिका में। तो तीन प्रकार की कनिका में होती है। अम्लीय माध्यम में अगर अभिरंजन होती है तो इसे कहता है इयोसिनोफिल्स, अगर अक्षारीय माध्यम में होती है तो बेसोफिल्स, और अगर उदासीन माध्यम में होती है तो न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों की तीनों कनिका में है। जो अकनिका में होती है, एक होती है मोनोसिस्ट, ये इसके अंदर कण उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं अकनिका में, तो इसे कहते हैं मोनोसिस्ट। और दूसरी होती है लिम्फोसिस्ट, ये है लिम्फोसिस्ट। अब आइए श्वेत रुद्राणु के बारे में जानते हैं, क्या होता है श्वेत रुद्राणु के बारे में कुछ बातें। श्वेत रुद्राणु या ल्यूकोसाइटस, जिसे डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसीलिए इसे कहते हैं श्वेत रुद्राणु। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम नामक रंग पदार्थ होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है, और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। और इसके अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए उपस्थित होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर ये उपस्थित नहीं होते। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए आरबीसी में नहीं होते, जबकि श्वेत रुद्राणु के अंदर उपस्थित होते हैं। और श्वेत रुद्राणु का जीवन काल 4 से 5 दिन से या कई दिनों तक भी होता है। इनका जीवन काल ज्यादातर ये 4 से 5 दिन ही होता है, लेकिन कुछ ज्यादा भी हो सकता है। और ये अमीबीय गति प्रदान करते हैं। अमीबीय गति होती क्या है, यानी कि ये ब्लड की जो दीवार होती है उसको भेद के बाहर आ जाते हैं और जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। ये
अमीबिया गति, जैसे अमीबा गति करता है कूटपाद के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है अमीबिया गति के द्वारा, इसी तरीके से श्वेत रोगाणु भी जो गति करती है उसकी गति को हम अमीबिया गति कहते हैं, और ये तब करती है जब ये जीवाणु का भक्षण करती है, इसलिए इसे जीवाणु को भक्षण करने वाली कनिकाएं भी कहते हैं। और इनकी संख्या प्रति एमएल, 1 ml में 5000 से 9000 तक होती है। श्वेत रुद्राणु जितनी भी होती है टोटल इनकी संख्या 1 ml में अगर देखते हैं तो 5000 से 9000 प्रति ml होती है। आइए अब देखते हैं श्वेत रुद्राणु के बारे में। अब सबसे पहले इयोसिनोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इयोसिनोफिल्स जो कनिका में का पहले जो WBC होती है इयोसिनोफिल्स, देखिए केंद्रक इसका द्विपालित होता है। अभी केंद्रक देखेंगे द्विपालित, देखो एक ये रहा, दो है ना, दो तरीके का, तो इसलिए इसे कहा केंद्रक होता है द्विपालित। और महीन सूत्र द्वारा ये जुड़ी होती है। ये देखिए ये जो इसके बीच में से ये धागा सा जा रहा है ये महीन सूत्र है जिसके द्वारा ये जुड़ी होती है। समझ में आ गया? केंद्रक कैसा होता है इसका? द्विपालित होता है, जैसे कि डायग्राम में अभी दिखाया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अम्लीय रंजक ग्रहण, यानी कि अम्लीय माध्यम में जब इसको ग्रहण डालते हैं इस वाली किसको, इयोसिनोफिल्स को, तो ये क्या कहते हैं जो अम्ल होता है ना इयोसिन उसको ग्रहण कर लेते करने वाले कण उपस्थित होते हैं। यानी कि ये जो इसके अंदर कण है ना ये देखिए ये कण है, ये क्या ग्रहण कर लेते हैं? अम्ल को ग्रहण कर लेता है, किसको? इयोसिन को। इसलिए इसका नाम क्या है? इयोसिनोफिल्स। इसीलिए इसका नाम होता है इयोसिनोफिल्स। और इनका जीवन काल 8 से लेकर 12 दिन का होता है। याद रखना इयोसिनोफिल्स का जो जीवन काल होता है ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 दिन तक जीवित रहती है। और ये संक्रमण से बचाव करती है। क्या करती है? ये संक्रमण से बचाव करते हैं। जितने भी संक्रमण जैसे एलर्जी हुई है ना उससे ये हमें बचाती है। ये शरीर को प्रतिरक्षण प्रदान करती है, यानी कि प्रतिरक्षण एंटीबॉडी बनाती है ताकि कोई बैक्टीरिया अगर हमारे ब्लड में आता है तो उसके खिलाफ लड़ती है, एंटीबॉडी बनाती है। और संक्रमण एलर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका लक्षण एलर्जी से बचाव करती है तथा इसकी कमी से हाइपर सेंसिटिविटी प्रदान करती है, यानी कि एकदम से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये एकदम एक्टिव हो जाती है अगर कोई बैक्टीरिया आए। ठीक है ना? अब ये रहा इसका डायग्राम, देखिए इसके अंदर ये कण है इसलिए कनिका में रुद्राणु है ये। और ये हो गया 2 लोब्स द्विपालित। केंद्रक कैसे होते हैं? द्विपालित, एक ये रहा और बीच में किससे एक धागे नुमा से जुड़े रहते हैं दोनों के दोनों। और ये इसका तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए यह है इयोसिनोफिल्स। आइए अब देखते हैं बेसोफिल्स। दूसरी कनिका में WBC की जो दूसरी कनिका होती है जिसका नाम होता है बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स है। इसका केंद्रक एस के आकार का होता है। केंद्रक इसमें कैसा? वो तो द्विपालित था, इसमें कैसा है केंद्रक? एस के आकार का। देखिए एक बार डायग्राम, ये देखिए ये आ रहा है ना, ये इसी तरीके से एस के आकार का होता है, इसे बेसोफिल्स कहते हैं। दूसरा, इनके कण अक्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू, कौन सा है? उसमें इयोसिन था, इसमें मैथिलीन ब्लू से अभिरंजक होते हैं। यानी कि अगर इसको अक्षारीय माध्यम में डाला जाए मैथिलीन ब्लू तो उसको ये ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए अक्षारीय को कहते हैं बेस, इसलिए इसका नाम हुआ बेसोफिल्स। इन कनिकाओं में हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन होता है। इनकी कनिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए WBC के उस कनिका का नाम बताइए जिसके अंदर हिपेरिन, हिस्टामिन या सेरोटोनिन तीन में से कुछ भी पूछे उपस्थित होता है। इनकी कनिकाओं में ये कण है, इसके अंदर इनकी कनिकाओं में कौन से पदार्थ होते हैं? हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन होता है। और इनका जीवन काल 8 से 12 दिन का ही होता है। इनका जीवन काल भी कितना होता है? 8 से 12 दिन का। ये इनका महत्वपूर्ण कार्य है, ये कार्बन आदि सूक्ष्म कणों का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि कार्बन के छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं उनको ये ग्रहण कर लेती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि WBC की उस कनिका का नाम बताइए जो कार्बन को ग्रहण करती है तो उसका नाम आ जाएगा बेसोफिल्स। ये हुआ बेसोफिल्स के बारे में। ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसके कण हो गए इसके अंदर, और 2 लोब्स हो गए एस के आकार का, इसका क्या होता है? केंद्रक होता है। अब तीसरी जो कनिका में है वो है न्यूट्रोफिल्स। तीसरी कनिका का नाम है WBC की न्यूट्रोफिल्स। चलिए न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखते हैं। ये श्वेत रुद्राणु में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। अगर WBC की जितनी भी कनिकाएं हैं, 5 प्रकार की कनिकाएं हैं,
3 कनिकामय युक्त और 2 अकनिकामय। तो 5 प्रकार में सबसे ज्यादा इसकी संख्या होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए WBC में कौन से रुधिराणु की संख्या सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की। कितनी हो सकती है ये? 4000 से लेकर 5000 प्रति घन मिलीमीटर की संख्या इसी की होती है। यानी कि 1 मिलीमीटर में इनकी संख्या कितनी होती है? 4000 से 5000 प्रति घन मीटर होती है। ब्लड रिपोर्ट जब आप देखते हैं तो इनकी संख्या काउंट में देखते हैं, अगर किसी की भी संख्या घटती बढ़ती है तो रोग होने की संभावना होती है। अब देखिए क्या होता है, इनका केंद्रक 2 से 7 पिंडों का बना होता है, इसलिए इसे पाली केंद्रक भी कहते हैं। पाली यानी कि बहुत सारे। अब तक जो पहले वाले देखे उसमें भी 2 लोब थे, दूसरे वाले में भी 2 लोब थे, लेकिन इसमें केंद्रक 2 से 7 पिंडों का। देखिए ये रहा, 2 से तो ज्यादा ही होता है, इसमें 3 लोब्स दिखाए, 1 2 3। तो 2 से लेके यानी कि 2 से अधिक 2 से 7 तक हो सकते हैं। तो और ये कोशिकाएं हानिकारक पदार्थों जीवाणुओं का भक्षण करती है। न्यूट्रोफिल्स वे कोशिकाएं होती है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये उदासीन, उदासीन को इंग्लिश में कहता है न्यूट्रल। तो इसीलिए इस न्यूट्रल उदासीन माध्यम में अभिरंजन होती है ये, यानी कि उदासीन माध्यम में इसके कण ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इसे न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। ये हानिकारक पदार्थों जीवाणु का भक्षण करते हैं। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। ये डायग्राम आपके सामने न्यूट्रोफिल्स का, ये कणिका है इसके। तो इस तरीके से आपने WBC के 3 कणिका युक्त रुधिराणु पढ़े। कौन कौन से 3 कणिका युक्त कौन कौन सी थी? नंबर 1 इयोसिनोफिल्स, नंबर 2 बेसोफिल्स और नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। इस तरीके से आपने 3 रुधिराणु पढ़े। आइए अगर 2 देखते हैं अकनिकामय युक्त, 2 रह गए अकनिकामय युक्त। कनिकामयहीन या श्वेत रुधिराणु जिसे कहते हैं एग्रेनुलोसाइटस। एग्रेनुलोसाइटस, इसमें क्या होता है? इसके कोशिका द्रव्य में कणिका का अभाव होता है। इसके कोशिका द्रव्य में कणिका नहीं पाई जाती, उन तीनों में पाई जाती थी। तो केवल एक केंद्रक उपस्थित होता है इसमें, उसमें कम से कम तो 2 तो थे ही। इसमें केवल कितने केंद्रक होता है? एक केंद्रक उपस्थित होता है। और इनका निर्माण स्थल, ये कणिका विहीन जिनके अंदर कण नहीं होते, ये कहाँ इनका निर्माण होता है? थाइमस में, प्लीहा में और लसिका गांठ में, इसमें इसका निर्माण होता है। अब दूसरे प्रकार के हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइटस। लिम्फोसाइटस, इसकी कणिका विहीन जो है उसमें पहले कैटेगरी आती है लिम्फोसाइटस। केंद्रक इसका गोल होता है, एक तरफ से पिचका हुआ होता है। गोल केंद्रक होने के साथ साथ एक तरफ से पिचका होता है। जीवन काल इसका 2 से 100 दिन तक या अधिक हो सकता है। 2 से 100 दिन या इससे थोड़ा सा अधिक होता है। इसका प्रमुख कार्य देखिए, बीटा एवं गामा ग्लोबुल का निर्माण करना होता है। जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन, वे 2 तरह की होती है, अल्फा और बीटा और गामा, बीटा और गामा। तो इसमें क्या होता है? बीटा और गामा ग्लोबुलिन का जो निर्माण करती है, और गामा ग्लोबुलिन जो होती है ये एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किससे होता है एंटीबॉडी का निर्माण? गामा ग्लोबुलिन से ही। और क्या काम करती है लिम्फोसाइटस? ये वसा के स्थानांतरण में मदद करते हैं, यानी कि वसा को एक जगह से दूसरी जगह ये स्थानांतरण कर देते हैं और घाव भरने में सहायता करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, घाव भरने में सहायक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए घाव भरने में सहायक कौन होती है, तो आपका आंसर आएगा लिम्फोसाइटस। अब देखिए दूसरी, ये लिम्फोसाइटस का डायग्राम है। देखिए लिम्फोसाइटस में ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये हो गया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया गोल्जिकाय, ये राइबोसोम। इस तरीके से ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। तो इसके ये जो होती है कौन सी है? लिम्फोसाइटस। अब देखिए लास्ट मोनोसाइटस, 5 प्रकार की जो आती है मोनोसाइटस। इसका केंद्रक बड़ा तथा सेम के बीज के आकार जैसा होता है, और संख्या इसकी कितनी होती है? 200 से लेकर 700 पर ml। 1 ml में इनकी संख्या 200 से लेकर 700 तक होती है। और उतक द्रव्य में पहुंचकर ये सबसे ज्यादा गमन करती है, भ्रमण करती है।
यानी कि आरबीसी से, ये ब्लड सेल से बाहर निकल के ये जो ऊतक जो जीवाणु में पहुंचते हैं उनका भक्षण करती है। इसलिए सबसे ज्यादा गमनशील यही होती है। ऊतक द्रव्य में पहुंचकर मैक्रोफेज में बदल जाते हैं और क्या काम करते हैं, ऊतकों में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका ये भक्षण कर लेते हैं। ये मृत कोशिकाओं के निस्तारण का कार्य करते हैं और अपमार्जक कहलाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उस रुद्राणु का नाम बताइए WBC की जो अपमार्जक कहलाती है, तो कौन सा आ जाएगी, मोनोसाइटस। और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें घुमक्कड़ कोशिकाएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड कोशिकाओं से बाहर आकर ऊतक द्रव्य में पहुंचकर उनका भक्षण करती है। इस तरीके से आपने ये जाना WBC के बारे में। अब तीसरा है इसमें रुधिर प्लेटलेट्स। तीसरी कनिकाएं जो होती है रुधिर प्लेटलेट्स, उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा समझिए। इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइटस। इस नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपसे पूछा जाता है। आपसे पेपर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रुधिराणु काम में आती है, तो कौन आती है, थ्रोम्बोसाइटस। नाम लिखा रहेगा थ्रोम्बोसाइटस। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में मिलती है। ये इसका खास लक्षण होता है, केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही प्लेटलेट्स होती है और में स्पिंडल कोशिकाएं होती है। अन्य कशेरुकी जितने भी होते हैं उसमें स्पिंडल कोशिकाएं कहते हैं, और जो स्तनधारियों में होती है उसमें कौन सी होती है, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइटस। इनका कार्य रुधिर का थक्का बनाने में मदद करना है। देखिए रुधिर का थक्का बनाने में ये काम आती है। अगर जब ब्लड निकलता है और इसमें से ये बाहर आता है ब्लड, तो ये जो थ्रोम्बोसाइटस होते हैं वायु से क्रिया करके रक्त का थक्का जमा लेती है। और अगर यही कार्य ब्लड हमारा अंदर ही अगर बहता है तो यह आपस में चिपक कर वहां भी रक्त का थक्का जमा देती है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थक्का बनाने में मदद करना है। केंद्रक का अभाव होता है इसमें केंद्रक नहीं होता। और संख्या इनकी कितनी होती है, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। एक घन मीटर में कितनी होनी चाहिए, 3 लाख। जब डेंगू बुखार होता है तो इसमें इनकी संख्या घटती है बहुत तेजी से। तो यही होती है प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। तो ये इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। ये प्लेटलेट्स की एक इमेज है। इसमें देखिए प्लेटलेट्स की अगर आप इमेज देखते हैं तो ये होते हैं वेसिकल्स इसके अंदर, ये लार्ज वेसिकल्स यानी कि वाहिनियां, और स्मॉल वेसिकल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और इधर ये इसके कण हो गए, और ये हो गया माइक्रोफिब्री, और ये हो गया इसका ओपन कैनकुलर सिस्टम, और ग्लाइकोजन ये हो गया ग्लाइकोजन के कण। इस तरीके से ये होती है एक प्लेटलेट्स की। तो आपने रुधिर की सभी कणिकाओं के बारे में जान लिया। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि ब्लड का निर्माण प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर होता है। रुधिराणु 2 तरीके की होती है, रुधिराणु 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो मैंने 3 वीडियो में आपको ये टॉपिक कवर कर दिया, और अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो थैंक यू जुड़े रहने के लिए।